Hello students, how are you? I wish all of you would be fine. Today I will discuss about Henry Law, its applications and its limitations. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हेनरी लॉ कि बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेनरी लॉ है क्या चीज़। तो हेनरी लॉ किसकी बात करता है कि कोई भी गैस किसी सॉल्वेंट में कितनी डिजॉल्व होगी और कैसे डिजॉल्व होगी। तो हेनरी ने कहा कि जितना ज़्यादा प्रेशर आप किसी गैस का अप्लाई करोगे किसी सॉल्वेंट पे उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व होगी उस सॉल्वेंट में। लेकिन कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप वेरी करोगे तो अगर सपोज टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगी, गैस एस्केप कर जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वेरिएशन आ जाएगा उसमें। तो इसलिए हम अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ गैस या द मास ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम इन द सॉल्यूशन। कि जितना ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी गैस का सॉल्यूशन पे तो उतनी ही ज़्यादा मास ऑफ द गैस डिजॉल्व होगी सॉल्वेंट में। अब सपोज अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, कि मोल फ्रैक्शन की टर्म में अगर सेम डेफिनेशन को अगर मैं बोलूँ तो इसको हम कैसे बोलेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the mole fraction of a gas dissolved in a solvent is directly proportional to the pressure of the gas above the solution। कि जितना ज़्यादा प्रेशर हम गैस का अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगी उस सॉल्वेंट में। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें इधर देखो बच्चों कि जैसे कि ये लिखा है हेनरी लॉ, इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ द गैस dissolved per unit volume of the solvent at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution। Means कि suppose m amount of gas dissolved, तो m is directly proportional to p। कि suppose मैंने कहा कि m amount गैस का डिजॉल्व है p प्रेशर अप्लाई करने पे, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। और m इज इक्वल टू क्या होगा, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इज इक्वल टू p। तो ये आपके पास आ गया हेनरी लॉ। तो k क्या चीज़ है, k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और k की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। कि जैसे नेचर की गैस होगी उस पे ये डिपेंड करेगा। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन डिफाइन करूँ इसे, तो इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन। सेम यहाँ पे मास ऑफ द गैस बोला मैंने और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में बोल रहा हूँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन। तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, और इसी को मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू के डैश पी। यहाँ पे कांस्टेंट को मैंने के डैश से रिप्रेजेंट किया, और इसी को हम लिख सकते हैं पी को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो पी इक्वल टू एक्स अपॉन के डैश। और अगर मैं इसको लिखूँ पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स, देखो वन अपॉन के डैश की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, के एच, क्योंकि ये कांस्टेंट था वन अपॉन के डैश। और वन अपॉन के डैश को, क्योंकि किसी कांस्टेंट को जब हम डिवाइड करते हैं किसी कांस्टेंट से तो एक नया कांस्टेंट आएगा जिसको मैंने नाम दे दिया के एच, और इसी के एच को हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। तो के एच इज नोन एज हेनरी कांस्टेंट। और के एच की यूनिट जो होगी आपके पास ये होगी बार, या फिर हम इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके बाद बच्चों एक टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट के एच वैल्यूज हैं, इनको ध्यान से आपने ऑब्जर्व करना है। तो के एच वैल्यूज फॉर सम गैसेज इन वाटर, जैसे नाइट्रोजन के लिए अगर आप देखेंगे तो 293 केल्विन टेम्परेचर पे 76.48 है, और नाइट्रोजन के लिए ही 303 केल्विन टेम्परेचर पे 88.84 है के एच की वैल्यू।
तो इन दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ KH की वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ऐसे अगर आप ऑक्सीजन का देखेंगे तो 293 पे कितनी है, 34.86, 303 पे कितनी है, 46.82। तो इट मीन्स कि टेम्परेचर के साथ आपके पास KH की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। दूसरी चीज़ आपने क्या ऑब्जर्व की कि देखो अगर 293 केल्विन पे आप इसकी वैल्यू देखोगे नाइट्रोजन के लिए KH की तो 76.48 है, और ऑक्सीजन के लिए चेक करोगे तो 34.86 है। तो इसका मतलब कि ये किस पे डिपेंड करेगा, KH की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, दूसरा किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ द गैस, कि कैसी गैस है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए अलग है, ऑक्सीजन के लिए अलग है, ऐसे ही आपके पास और गैसेज के लिए डिफरेंट वैल्यूज आएंगी KH की। तो इसके लिए हमने कंक्लूजन लिखा है, कंक्लूड किया इन सारे पॉइंट्स को। तो फर्स्ट कंक्लूजन आया, KH डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, कि जिस नेचर की गैस होगी उसके लिए उसकी KH वैल्यू वैसे ही होगी। सेकंड, KH वैल्यू इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो अभी मैंने आपको बता दिया। और थर्ड पॉइंट, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए पर्टिकुलर प्रेशर लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ध्यान से इसको समझना है। क्या कह रहा है, हायर द वैल्यू ऑफ KH, कि KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे तो लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड, जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी होगी। इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब ध्यान से देखो, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सपोज आपको दे देगा कि कोई भी दो गैसेस दे देगा और उनके लिए KH की वैल्यू दे देगा, एक के लिए कम होगी और दूसरे के लिए KH की वैल्यू ज़्यादा होगी, और वो पूछेगा आपको कि विच हैव हायर सॉल्युबिलिटी इन केस ऑफ बोथ दीज गैसेज। तो आपने उसमें केवल KH की वैल्यू चेक करनी है, जिसके लिए कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, क्योंकि KH की वैल्यू क्या होगी, सॉल्युबिलिटी के रेसिप्रोकल होती है। अब ऐसा क्यों है कि KH की वैल्यू सॉल्युबिलिटी के रेसिप्रोकल है, तो इसके लिए अभी आपने फॉर्मूला लिखा P इक्वल टू KH इंटू एक्स, हेनरी लॉ। P इक्वल टू KH इंटू एक्स अभी लिखा था, अगर मैं x कैलकुलेट करूँ तो x इज इक्वल टू P अपॉन KH। इसका मतलब क्या हो गया, KH डिवाइड में है, KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी x की वैल्यू उतनी कम होगी आएगी, मीन्स अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व उतनी कम होगी जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी। आया आपकी समझ में, कि देखो अगर प्रेशर को मैं कांस्टेंट रखूँगा, क्योंकि प्रेशर चेंज करेंगे तो ये वैल्यू फिर से चेंज आ सकती है, तो इसलिए मैंने कहा एट कांस्टेंट प्रेशर कि KH वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, कि प्रेशर अगर कांस्टेंट है, KH की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो x कम होगा, KH की वैल्यू अगर कम करेंगे तो x की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, कि वाई एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। अब इसके लिए क्या आंसर होगा भाई, कि इसने कहा कि जो एक्वेटिक स्पेसीज हैं ये ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं कोल्ड वाटर में एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। तो ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मोर इन कोल्ड वाटर। तो बिकॉज, अगर इसका आंसर मैं लिखूं तो बिकॉज मोर ऑक्सीजन dissolves इन कोल्ड वाटर। क्योंकि देखो अगर हॉट वाटर होगा, वार्म वाटर होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर राइज करने के साथ, अभी आपको पहले भी मैंने बता दिया, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की वाटर में ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से एक्वेटिक स्पेसीज क्या करेंगे, मोर कंफर्टेबल फील करेंगे कोल्ड वाटर में। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा शायद। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉज की। तो लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ में ध्यान से समझना इसको आप। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने कि प्रेशर शुड बी लो। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि प्रेशर आपके पास कम होना चाहिए, तभी हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा। एट हायर प्रेशर द लॉ बिकम्स लेस एक्यूरेट, कि अगर हाई प्रेशर की हम बात करेंगे तो उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, और इनवैलिड भी कह सकते हैं आप, कि अगर बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर है। जैसे सपोज अगर मैं बात करूं कि आपने फुटबॉल में हवा भरनी है, तो आपने क्या किया, प्रेशर देना स्टार्ट किया।
एक टाइम ऐसा आएगा कि जब पूरी हवा उसमें फुल हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें कई प्रेशर भी लगाओगे तो क्या नहीं होगी, गैस फील्ड नहीं होगी, क्योंकि अंदर से भी प्रेशर क्या करेगा, बाहर को लगाएगा। तो जिसकी वजह से अब फिल होना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो वैसे ही क्या है कि जब कोई गैस की सॉल्युबिलिटी हम देखते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो अगर प्रेशर पहले स्टार्टिंग में कम होगा तभी तो आप इसको इंक्रीज करोगे प्रेशर, और प्रेशर इंक्रीज करने से उसकी सॉल्युबिलिटी को हम इंक्रीज करते जाएंगे। लेकिन कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम ना आए तब तक वो गैस उसमें डिजॉल्व होती जाएगी। लेकिन जैसे इक्विलिब्रियम आ जाएगा वैसे क्या हो जाएगा, गैस उसमें डिजॉल्व होनी बंद हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है, द टेम्परेचर इज नॉट टू लो। टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोज आपके पास ये कोई सॉल्वेंट है और इसमें आप कोई गैस इसमें डिजॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें प्रेशर लगाएंगे, गैस ज़्यादा डिजॉल्व होगी। लेकिन हमने कहा कि अगर इसका टेम्परेचर आपने बहुत कम कर दिया, तो पहली बात, कोई भी गैस किसी सॉल्वेंट में कैसे डिजॉल्व होती है, तो जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस होंगे, तो ये गैस जब आप प्रेशर लगाओगे तो इनके बीच में क्या हो जाएंगे, फिट बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं इसका, तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बहुत कम हो जाएंगे, और जिसकी वजह से ये सॉल्युबिलिटी इसकी नहीं हो पाएगी, ये इसमें आ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि द गैस इज़ नॉट टू द टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। थर्ड लिमिटेशन क्या है, द गैस इज़ नॉट हाईली सॉल्यूबल। बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हेनरी लॉ क्या बात करता है कि जब सॉल्यूबल नहीं है तभी तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं और उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल है तो आपको प्रेशर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है कि ये हाईली सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट। कि जो ये गैस है ये अगर इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी तो कोई नई चीज़, कोई नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसलिए क्या नहीं होना चाहिए, ना तो ये रिएक्ट करनी चाहिए, नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट विद द सॉल्वेंट। तो आगे होंगे शायद से आपके समझ में ये चारों पॉइंट्स, इसके लिमिटेशंस। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्रेशर लो होना चाहिए, क्योंकि अगर हाई प्रेशर होगा तो फिर प्रेशर अप्लाई करने का फ़ायदा कुछ नहीं होगा। सपोज अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ कि सपोज कोई स्टूडेंट है, उसका मैंने टेस्ट लिया और आज उसके 0 मार्क्स हैं, और मैंने कहा कि भाई जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। मीन्स कि जितना ज़्यादा आपने स्टडी की उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आए। तो उस स्टूडेंट ने पढ़ना स्टार्ट किया तो क्या होगा, जो नेक्स्ट टेस्ट में लूँगा तो उसके मार्क्स इंक्रीज करेंगे। सपोज उसके 50 आ गए, नेक्स्ट टेस्ट में उसके 90 आ गए, उसने क्योंकि पढ़ना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद अगर मैं उसका टेस्ट लूँगा तो 90 से क्या होगा, 99 आ सकते हैं, और लास्ट में क्या होगा कि 100 आएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि अब 100 के बाद भी वो पढ़ता रहे तो उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो क्या 100 के बाद पॉसिबिलिटी है? नहीं, क्योंकि उसने क्या है, एक मैक्सिमम लेवल उसने अचीव कर लिया है। तो वैसे यहाँ पर क्या है कि प्रेशर जब कम होगा तो इंक्रीज होने के चांसेज हैं, सॉल्युबिलिटी के इंक्रीज होने के चांसेज हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी हाई प्रेशर है तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, बहुत कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। और थर्ड, हाईली सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाईली सॉल्युबल होगा तो फिर उसमें हमें सॉल्युबिलिटी प्रेशर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ना तो ये गैस केमिकली रिएक्ट होनी चाहिए सॉल्वेंट के साथ, ना डिसोसिएट और ना ही एसोसिएट होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, कि हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। जो भी आपके पास कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, तो कोल्ड ड्रिंक हम बना कैसे रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिक्स कर रहे हैं। अब सपोज आपके पास ये कोल्ड ड्रिंक है और इसमें आपने क्या कर रखा है, ये वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर रखा है। जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं तो वैसे क्या होता है, ये एफर्वेसेंस के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सॉल्युबल करते हैं इस वाटर में, तो हेनरी लॉ ने जैसे भी कहा कि हाई प्रेशर पे हम इसको क्या करते थे, इसमें सील कर देते हैं, इसको पैक कर देते हैं इस गैस को। अब जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो बाहर का प्रेशर, आउटर प्रेशर क्या है, कम है, और अंदर का प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जैसे ही आप इसके कैप को ओपन करेंगे वैसे ये गैस क्या करेगी, एकदम से रिलीज हो जाएगी बाहर को एफरवेसेंस के साथ। फिर नेक्स्ट है, इन डीप सी डाइविंग और स्कूबा डाइविंग भी जिसको हम कहते हैं, कि जो समुद्र में गोताखोर होते हैं
वो कैसे करके जो है, जैसे वो समुद्र में जाते हैं, ओशियन में जाते हैं, तो वैसे क्या होगा कि जो सरफेस के कंपैरिजन में जो डेप्थ है उसकी जैसे जैसे डाउनवर्ड जाएगा, वो वैसे वैसे प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारे नेचर में हर चीज़ इक्विलिब्रियम चाहती है, कोई भी चीज़ है बैलेंस होना चाहेगी। अब जैसे जैसे गोताखोर नीचे को जाएगा तो क्या होगा, ऊपर से जैसे जैसे नीचे को जाएगा ये, तो यहाँ प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर है, और यहाँ ऊपर क्या है, सरफेस पे लो प्रेशर है। तो यहाँ प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर का तो कम प्रेशर है तो वो भी इंक्रीज करना स्टार्ट होगा। तो जो उसने क्या किया, एयर एयर सिलेंडर उसने उसके पास है, कॉम्प्रेस्ड एयर सिलेंडर, तो उसमें से ऑक्सीजन लेनी स्टार्ट करेगा वो। तो क्या होगा, उसकी बॉडी भी मेंटेन करनी चाहेगी, जितना प्रेशर बाहर का है उसके अंदर भी उतना ही प्रेशर हो, तो मोर ऑक्सीजन को क्या करेगा, इनहेल करेगा, तो जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो जैसे जैसे नीचे को आया वैसे क्या कर दिया उसने, एयर को इनहेल करता गया और प्रेशर को इंक्रीज करता गया, बॉडी के अंदर भी जितना बाहर था यहाँ प्रेशर उतना ही उसकी बॉडी के अंदर का भी प्रेशर मेंटेन हो गया। अब जैसे ही ये ऊपर को आएगा तो वैसे क्या होगा फिर से, कि जो ऑक्सीजन उसने ली थी वो ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर से वो रिलीज करेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना आपने, कि जो भी ये एयर होगी जो उसके पास ये सिलेंडर है, कॉम्प्रेस्ड एयर सिलेंडर है, उसमें आपके पास क्या होती है, ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन होती है। तो देखो ऑक्सीजन तो वो यूज कर देगा, उसके मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाएगी ऑक्सीजन, लेकिन जो नाइट्रोजन है जैसे वो ऊपर आएगा तो अब प्रेशर कम होना चाहिए उसका। तो प्रेशर कम कब होगा, कि जब ये नाइट्रोजन को रिलीज करेगा। और जब ये नाइट्रोजन को रिलीज करेगा तो क्या होगा, ये जैसे ही ऊपर को आएगा तो नाइट्रोजन रिलीज जब ये करेगा तो एकदम से रैपिडली ये नाइट्रोजन बाहर को निकलेगी, रिलीज होगी। तो उसकी वजह से ये बबल्स बन सकते हैं उसके जो ब्लड वेसल्स हैं, या फिर क्या हो सकता है, या फिर बबल्स बने, और या फिर ये इनको ब्लॉक भी कर सकती है जो हमारे पास ब्लड कैपिलरीज हैं, या फिर ब्रस्ट भी कर सकती हैं। अगर प्रेशर से जैसे वो ऊपर को आएगा तो वैसे क्या होगा कि ये गैस रिलीज करेगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से आएगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर से आएगी, तो जो वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स वो क्या कर सकती हैं, ब्रस्ट भी कर सकती हैं, या फिर वहाँ बबल्स बन सकते हैं जो ब्लॉक कर देंगे ब्लड ब्लड वेसल्स को। तो इसी को हम कहते हैं बैंड्स। तो आपके समझ में आया बैंड्स क्या चीज़ है, कि जो भी आपके पास डाइवर्स है जब वो ओशन में जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर का भी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो मोर ऑक्सीजन को इनहेल करेगा। अब जैसे ही वो ऊपर आएगा एकदम सरफेस की तरफ को आएगा तो वैसे क्या करेगा, अब उसको प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर प्रेशर कम है, तो बॉडी के अंदर से भी क्या होगी, गैस बाहर को निकलेगी। और जो गैस बाहर को रिलीज होगी वो कौन सी होगी, नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस जब बाहर को रिलीज रैपिडली से करेगी तो वैसे क्या होगा, वो ब्लड वेसल्स को भी ब्रस्ट कर सकती हैं या फिर बबल्स बना देंगी, जिनकी वजह से वो ब्लड वेसल्स क्या कर देंगी, ब्लॉकेज हो जाएगा और आदमी की डेथ हो सकती है। तो इसके लिए जो डाइवर्स हैं उन्होंने क्या किया कि नाइट्रोजन की परसेंटेज को डिक्रीज करने के लिए उन्होंने इसमें हीलियम को मिक्स कर दिया। अब देखो हीलियम को ही क्यों मिक्स किया, तो हीलियम इसलिए मिक्स किया क्योंकि हीलियम एक तो क्या है, इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस के साथ साथ ये क्या है, इसका जो नार्कोटिक इफेक्ट है वो भी क्या है, काफ़ी कम इसका नार्कोटिक इफेक्ट है, तो जिसकी वजह से हीलियम का यूज़ किया। और साइज़ भी इसका कम है। अब सपोज अगर मैं बात करूँ कि देखो अब मैंने ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी और हीलियम भी तीनों चीज़ें मिक्स कर दी, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, अब डिक्रीज कर जाएगा। कैसे, सपोज अगर मैं पहले बात कर रहा हूँ, पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन था 50-50% था सपोज, अब इसको मिला दूंगा तो 33%, 33 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन का परसेंटेज कम हो जाएगा। तो आया समझ में हीलियम क्यों मिलाया, कि नाइट्रोजन का प्रपोर्शन डिक्रीज करने के लिए हमने हीलियम गैस को इसमें मिक्स किया। अब हीलियम ही क्यों किया हमने, तो मैंने आपको बताया क्योंकि एक तो हीलियम इनर्ट है, दूसरा इसका साइज भी क्या स्मॉलर है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। अब सपोज अगर मैं बात करूं कि एक रूम में, दो अलग अलग रूम में है आपके पास, एक रूम में बड़े आदमी हैं और एक में छोटे बच्चे हैं, 10-10, इसमें 10 छोटे बच्चे हैं, इसमें 10 बड़े आदमी हैं, दरवाज़ा दोनों के लिए बिल्कुल बराबर उसी साइज़ का है, तो मोर कंफर्टेबली कौन जल्दी निकलेगा
और आसानी से निकलेगा। जो छोटे हैं ये जल्दी से निकल जाएंगे और इजीली से निकल जाएंगे, लेकिन जो ये बड़े वाले क्या होंगे, इनके लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि कम टाइम में आपने 10 निकलने हैं और इन्होंने उतने ही टाइम में ये भी 10 निकलने हैं, लेकिन ये इजीली से निकल जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर हीलियम का साइज नाइट्रोजन से कम होने की वजह से ये क्या करेगा, इजीली से एस्केप हो जाएगा। तो आया आपकी समझ में। तो बैंड्स क्या चीज़ है, तो बैंड्स इज एन इलनेस दैट अराइजेस फ्रॉम द रैपिड रिलीज ऑफ नाइट्रोजन from the blood stream and is caused by bubbles forming in the blood when diver ascend to the surface। जब डाइवर्स ऊपर सरफेस की तरफ को आएगा ऑफ द ओशियन रैपिडली, तो जैसे वो ऊपर को रैपिडली आएगा तो वैसे क्या होगा कि वो नाइट्रोजन इवॉल्व करेगा, और नाइट्रोजन जैसे रिलीज होगी तो क्या करेगा, वो उसमें बबल्स बना सकती हैं, ब्लॉकेज कर सकती है, ब्रस्ट कर सकता है, और इसी को हम कहते हैं बैंड्स। तो इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज डिकम्प्रेशन सिकनेस, और इसी को हम DCS भी कहते हैं। DCS का मतलब डिकम्प्रेशन सिकनेस। तो कई बार पूछ रहे व्हाट इज बैंड्स, तो आगे आपकी समझ में क्या है बैंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशंस की, एट हाई एल्टीट्यूड। अब हायर एल्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, सपोज कि ये लोअर है, ये हम ग्राउंड लेवल पे हैं और ये हायर एल्टीट्यूड है यहाँ पे। तो हायर एल्टीट्यूड पे क्या होगा, एटमॉस्फेयर कम है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम है, और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा ग्राउंड लेवल पे, हाई प्रेशर, और यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर। अब जैसे जैसे क्लिम्बर क्या करेगा, माउंटेन पे जाएगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ प्रेशर कम है, तो वो भी क्या करेगा, उसकी बॉडी से ऑक्सीजन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसी से उसने इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। तो जैसे जैसे ऊपर को क्लिम करता जाएगा, वैसे वैसे क्या करेगा कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब ब्लड में कम ऑक्सीजन होगी तो उससे क्या होगी, उसकी जो सोचने की क्षमता है वो भी डिक्रीज करेगी और वीकनेस आ जाएगी उसे, और इसी को हम कहते हैं एनॉक्सिया। तो क्वेश्चन आता है, ये भी एक दो बार पेपर में आया कि व्हाट इज एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया क्या चीज़ है, द लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लिम्बर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली इज नॉन एज एनॉक्सिया। तो जो क्लियरली थिंक नहीं कर सकते हैं और वीकनेस उन्हें आ जाती है, किस कारण से, क्योंकि उनके ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाती है। और कम क्यों हुई, ये अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि जैसे जैसे हाइट पे जाओगे तो वहाँ पे प्रेशर कम है, तो हमारी बॉडी भी क्या करेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए उस ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगी, और ऑक्सीजन रिलीज करेगी तो ब्लड में ऑक्सीजन कम होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्हें एनॉक्सिया हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो ध्यान से समझना न्यूमेरिकल्स को, कि इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो देखो इसने पूछा हाउ मैनी मिलीमोल्स, तो सबसे पहले वो चीज़ अंडरलाइन कर लो जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। हाउ मैनी मिलीमोल्स मीन्स नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं ऑफ नाइट्रोजन, ये चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है इन 1 लीटर ऑफ द वाटर। तो सॉल्वेंट कितना है आपके पास, 1 लीटर वाटर है आपके पास। एज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। तो इट मीन्स partial pressure of nitrogen is given 0.987 बार, ये आपको गिवन है। तो KH फॉर नाइट्रोजन एट 293 केल्विन इज 70। तो KH वैल्यू भी आपको दे रखी है 76.48 किलो बार। अब ध्यान देना है आपको, यूनिट्स हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ किलो बार में दे रखी है और यहाँ पे बार में दे रखी है, तो सबसे पहले इसको आप कन्वर्ट कर दो तो 76480 बार आपके पास आ जाएगा। और फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या था, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू KH इंटू P। तो यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है तो इसलिए मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो आपको निकालना क्या, नंबर ऑफ मोल से निकालने हैं, लेकिन फॉर्मूले में आपके पास क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर इससे हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर देंगे। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू KH की वैल्यू आपको गिवन है 76480,
और पार्शियल प्रेशर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, ये फॉर्मूले में मिस्टेक आ गई थोड़ा, x इक्वल टू पी इक्वल टू था x एन टू इक्वल टू पी एन टू अपॉन के एच, ये फार्मूला है, p इक्वल टू के एच इंटू ये, तो x एन टू कितना हो जाएगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है 76480 अपॉन के एच, और के एच कितना है, एक्स एन टू इक्वल टू प्रेशर है 0.987 बार, और प्रेशर है के एच की वैल्यू है 76480 बार। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.29 इंटू 10 की पावर -5। तो ये आपके पास आया मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। इसमें हमने यूज़ किया हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या था कि P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, तो एक्स एन टू मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन हेनरी कांस्टेंट के एच। ये वैल्यू मैंने सिंपली पुट की है और ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, पहले भी मैंने आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है, वाटर में आप डिजोल्व कर रहे हैं नाइट्रोजन, तो इसका मतलब इसमें आपके पास क्या होगा, एक तो नाइट्रोजन होगा और प्लस वाटर होगा, और वाटर आपके पास कितना गिवन है, 1 लीटर गिवन है। तो इसका मतलब तो सबसे पहले 1 लीटर वाटर का मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे वाटर के, तो 1 लीटर मीन्स 1000 ml, तो W अपॉन M, तो 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, डिवाइडेड बाय 18, तो 18 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 55.55 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपके पास आ जाएंगे। तो ये आपके पास हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर, क्योंकि आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन करना है, तो इसलिए मैंने NN2 लिख दिया है, और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है 55.5, और मोल फ्रैक्शन अभी आपने फाइंड आउट किया कितना है, 1.29 इंटू 10 की पावर -5। अब ध्यान से देखना इसको कि देखो जो आपके पास वाटर है वो मैक्सिमम वाटर है, और जो आपके पास क्या है नाइट्रोजन होगी वो बहुत कम इसमें डिजॉल्व होगी, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर वेरी वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो देयरफॉर वी कैन नेग्लेक्ट इन द न्यूमरेटर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो हमने कहा कि जो आपके पास वाटर है वो बहुत ज़्यादा है, और जो आपके पास नाइट्रोजन इसमें डिजॉल्व होगी वो बहुत कम होगी, इतनी कम होगी कि आप उसके नंबर ऑफ मोल्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं डिनोमिनेटर में इसको नेगलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1.29 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू NN2 डिवाइडेड बाई 55.5, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपको फाइंड करने हैं, तो 55.5 इंटू 1.29 इंटू 10 की पावर -5, इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 0.716 मिली मोल्स। ये मिली मोल्स में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। मिली मोल्स का मतलब मोल को अगर आप 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिली मोल में कन्वर्जन इसका हो जाएगा। सेम ऐसी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की मैं बात करता हूँ कि द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज़, ये आपको गिवन है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिजॉल्व इन मीन्स के एच की वैल्यू आपको गिवन है। तो जो चीज़ें आपको गिवन है वो आप लिखते जाओ, 34 इंटू 10 की पावर 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज 0. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गिवन है 0.2 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। अब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर का मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, और मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, किसमें, पर लीटर में। तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी मीन्स मोलैरिटी निकालनी है। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से आप सेम फॉर्मूला लगा लो, तो P इक्वल टू क्या था, हेनरी लॉ, के एच इंटू एक्स। तो के एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, के एच इज इक्वल टू के एच गिवन है आपको ये, तो ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो P पार्शियल प्रेशर निकाल लो इसका। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गिवन है, एक्स की वैल्यू हम निकाल देंगे, तो एक्स इज इक्वल टू P अपॉन के एच हो जाएगा।
एक्स की वैल्यू मोल फ्रैक्शन किसका निकल जाएगा, ऑक्सीजन का निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो PO2 कितना है 0.2, KH की वैल्यू कितनी है 4.34 इंटू 10⁴। सिंपली मैंने वैल्यू पुट की है और कुछ भी नहीं किया। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 4.6 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आपके पास आया मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला लगा लो, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब मोलैरिटी आपको निकालना है तो मीन्स 1000 ml पे आपको चेक करना है। तो 1000 ml में नंबर ऑफ मोल्स अभी पहले ही मैंने आपको बताया 55.5 मोल्स ऑफ वाटर के हैं। फिर सेम आप वैसे ही करोगे कि न्यूमिनेटर में, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी नेग्लेक्टेड इन द डिनोमिनेटर। तो ये वैल्यू आप पुट कर दो, XO2 मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 4.6 इंटू 10⁻⁻6 वैल्यू पुट कर दी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऐसे लिख दो, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 55.5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा आपके पास 4.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 55.5। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.55 इंटू 10⁻⁻4 मोल। तो ये इस तरीके से आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर दिए, और यही चीज़ इसकी क्या होगी मोलैरिटी, क्योंकि आपने किस पे चेक किया 1000 ml पे चेक किया। तो 1000 ml पे नंबर ऑफ मोल्स को ही हम मोलैरिटी कहते हैं। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, सेफ होम, ओके बाय।